ये है कि पोस्टर आ गया है, उसमें आपका चेहरा है, तो शायद लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार आप जो है अपने पिताजी की जगह टिकट लेकर चुनाव लड़ते नज़र आए। न ये हाइलाइट में जयतीराथ दहिया जी है और शायद आप उनकी वो लाठी इसीलिए है बनकर साथ क्योंकि चलेंगे क्योंकि एक एज हो गई है, माने ना माने, ठीक है? ये तो आप भी मानते होंगे कि एक एज हो गई है, अब आपको उनका सहारा बनना पड़ेगा अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो। मैडम मैं पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी के राय हल्के में मैं इलेक्शन इंचार्ज बनता हूँ जी। मैं ही इलेक्शन का सारा देखता हूँ, अब भी देखूँगा, आगे भी देखूँगा। भी तो है ना कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद को आगे लेकर जाती है। नहीं, ऐसी तो कोई ये बात शायद नहीं है। सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में कि जो लोग 16-17 सालों से सक्रिय है, कार्यकर्ता के रूप में काम करके अब जो है एक पहचान बनाना चाहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। देखो मैम, मौका तो हर एक आदमी को मिलना चाहिए। आपको टिकट मिल सकती है। थोड़ी विडंबना ये है, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता अब कम है, नेता ज़्यादा हो गए। इसी वजह से थोड़ी पार्टी पीछे हो जाती है। कांग्रेस के तो सारे तो आपने अकाउंट सील कर रखे हैं हमारे। सारी पार्टी के अकाउंट सील कर दिए बीजेपी ने। आप कहती है उम्मीदवार कौन होगा अगर जाटों को छोड़ दे तो राई हल्के में? जाट उम्मीदवार को छोड़ तो दे तो मैंने कौन आपको है? बताऊँ ना मैम, वो मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं सुनने करूँ। में तो ये भी आ रहा है कि अगर आंतिल में टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़े। आपसे रिक्वेस्ट है, ये लाइन जरूर आए इंटरव्यू में। जितने भी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे ना जी, वो बीजेपी की लाइन के क्वेश्चंस पूछे, आपने जनता का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हक देना चाहते हैं जी। मैं खुद एक किसान हूँ। मैं 500 का सिलेंडर क्या लगता है आपको? क्या जी कांग्रेस कर पाएगी 500 रुपए का सिलेंडर? जो पोस्टर लगा रखी है। मैडम, कर नहीं पाएगी। आप आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी ने और अब शायद आप, क्या आप कभी मतलब चाहते हैं कि आपको देखिए जी, टिकट। मैं नीशू मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर है। राई हल्के से किसको टिकट मिलेगी, इसको लेकर लोग बात करने लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक चर्चा का विषय ये है कि जयतीराथ दहिया जी के लड़के एक बार फिर मैदान में दिखाई देने लगे हैं। वजह क्या है पता नहीं, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि इस बार शायद वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम सीधा उन्हीं से जानकारी लेंगे। इसके साथ ही और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। कुछ पुरानी बातें छेड़ेंगे, कुछ पुरानी चर्चाएं करेंगे जिनको लेकर आपके हर सवाल के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम, आपका भी स्वागत है। आप लोग मेरे निवास स्थान पर आए, मेरी जहर नसीब मेरा जी। सर, ये बताइए सबसे पहले राजनीति की शुरुआत ही कर लेते कि कैसे ये सब शुरू हुआ। आपके घर में बहुत सारी ऐसी पुरानी तस्वीरें हैं। जवाहरलाल नेहरू से भी आपकी जुड़ी तस्वीरें यहाँ पे देखी गई है। दादाजी शायद आपके हैं। जी, मैं सन 52 में जब देश का पहला चुनाव यहाँ हुआ था, जॉइंट पंजाब था जी जब, तब 52 में कांग्रेस पार्टी ने मेरे दादाजी चौधरी रिज़क राम जी को पहली बार यहाँ से अपना विधानसभा का टिकट दिया था जी, राई हल्के का। और वो पहली बार राई हल्के के जो पहला विधायक बने थे, मेरे दादाजी बने थे। उसके बाद उनका काफ़ी लंबा राजनीतिक सफ़र रहा कांग्रेस में, और इरिगेशन पावर मिनिस्टर बने जी वो, बिजली सिंचाई मंत्री बने जॉइंट पंजाब में जी 62 में। और उसके बाद वो 4-5 बार वो विधायक बने जी, 2 बार सांसद बने, 1 बार लोकसभा के बने थे। चौधरी देवीलाल को उन्होंने 83 में बाई इलेक्शन में हराया था जी। उसके बाद वो राज्यसभा से भी बने थे जी। उसके बाद 2 बार मेरे पिताजी को इस राई हल्के ने मौका दिया जी सेवा करने का। तो मैं तो इस राई हल्के का कृतज्ञ हूँ, और कांग्रेस पार्टी का भी जी। मैं तो ये मानता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं जी, मेरे अंदर कांग्रेस पार्टी है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है, हमने तो कांग्रेस को ही देखा है जी। मेरा जब जन्म 1980 में हुआ, तो मेरे दादाजी को मैंने बताया, जब 83 में चौधरी देवीलाल को शिकस्त दी थी जी। प्यारे हैं। और आपने जो अभी कहा कि राजनीति में सक्रिय, मैं तो जी ये काम जिस दिन से मेरे पिताजी को इस राई हल्के ने फिर से मौका दिया था, 2009 से जी हम तो हर रोज़ सुबह 9 बजे निकलते हैं जी, शाम के 9 बजे तक जन सेवा में रहते हैं जी, सोशल सर्विस। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप लोग अब दिखे हो मुझे तो राई हल्के में घूमते हुए, अदरवाइज़ हम आपके तो जो पोस्टर लगे हैं उसमें ना आप मैम, पहली बार दिखाई दिए मैं हैं पोस्टर की पोस्टर राजनीति में। नहीं करता जी। हमने हमें अपना नाम दिखाने के लिए मैं सिर्फ ये बता देता हूँ जी, मैं चौधरी जगराम का पोता हूँ, तो सब लोग जानते हैं जी। पोस्टर की मेरे को ज़रूरत नहीं है जी, आइडेंटिटी की मुझे ज़रूरत नहीं है जी। हम तो सिर्फ अपने पिताजी का सुख में दुख में, जहाँ मेरे पिताजी नहीं जा सकते हो वहाँ जाते हैं जी। लोगों से मिलना जुलना, यही एक वो है जी, लालच रहता है कि लोगों से मिलना जुलना, जुड़ाव बढ़ा रहे लोगों से जी। ये है कि पोस्टर आ गया है, उसमें आपका चेहरा है, तो शायद लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार आप जो है अपने पिताजी की जगह टिकट लेकर चुनाव लड़ते नजर आए। नहीं मैडम, ये फैसला हमारी आला कमान करती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं जी। इसका फैसला लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है जी। जिसे भी पार्टी चुन के भेजती है जी, हम शर्माते हैं जी। मैं अपने आप को एक छोटा-सा सिपाही मानता हूँ जी, इस कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का छोटा-सा सिपाही, जो उसकी नाम को आगे
लेके घर घर में जाते हैं जी। और हमारा इस वाले मुद्दे पे हमारा कोई वो नहीं होता, जिसे भी पार्टी चुन के भेजती है जी, हम उसी की मदद करते हैं जी। आज से नहीं, ये तो पहले से होता रहा है जी। पिछले मेरे पिता दादाजी के और मेरे फादर के राजनीति में आने से 15-20 साल का गैप था जी। मेरे फादर एक बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता की तरह मदद करते रहे जी सबकी। फिर उन्हें मौका मिल गया तो वो भी एमएलए बने जी। 2 बार मेरे पिताजी एमएलए रहे, तो हम तो जी कर्मठ कार्यकर्ता की तरह हैं। कोई जैसे आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी ने, और अब शायद आप, क्या आपका भी मतलब चाहते हैं कि आपको देखिए जी, टिकट मिले और चुनावी सफर आगे हो? मैं एक पढ़ा लिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं एक वकील हूँ। मैं अपने आप को सक्षम मानता हूँ। अगर पार्टी ज़िम्मेदारी देगी, किसी की भी देगी, तो जी हम तो, मैंने आपको बताया जब 3 पीढ़ी से हम कांग्रेस में ही हैं जी। स्वतंत्रता संग्राम में भी मेरे दादाजी ने हिस्सा लिया था जी, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे जी, टॉपर थे रामजस कॉलेज के। तो पढ़ी लिखी और जनसेवक हमारी हो रही है जी, सोशल सर्विस हमारा शुरू से, हमारे फादर साहब ने भी, मेरे दादाजी ने भी जनता की सेवा करी है जी। तो उस बात में तो मैं कभी कमी नहीं मानता जी। सक्षम तो मैं हर बात में हूँ जी, पर मैं इस बात की आगाड़ी नहीं लेता कि भाई मैं ही आऊँगा और मैं चढ़ूँगा जी। ये बात हमारे हमारी पार्टी की थोड़ी विडंबना ये है, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता कम हैं, नेता ज़्यादा हो गए। इसी वजह से थोड़ी पार्टी पीछे हो जाती है जी। हमें तो सेवक बन के काम करना चाहिए जी। जिसे नहीं, भी कांग्रेस की एक पुरानी आदत भी तो है ना कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद को आगे लेकर जाती है। नहीं, ऐसी तो कोई ये बात नहीं शायद है। सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में कि आपको टिकट मिल सकती है। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ जी। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपने भाई, हमारे जो राजनीति के हमारे वो रहे हैं, आइडल रहे हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा जी का लूँगा जी। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सीएम की शपथ ली, तब दीपेंद्र हुड्डा जी अमेरिका में करोड़ों रुपए के पैकेज पे काम कर रहे थे जी। उन्होंने बीटेक भी कर रखा है, एमबीए भी कर रखी है, और टॉपर रहे हैं जी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। 96% मार्क्स उनके आए थे जी 10वीं में। तो वो आदमी जो टॉप मोस्ट कंपनी में काम कर रहा था, अमेरिका की टॉप मोस्ट पैकेज ले रहा था, उसको जनसेवा का मौका मिला जी। उसको जनता ने कांग्रेस पार्टी ने एमपी का टिकट दिया, क्योंकि हुड्डा साहब वो बन गए थे, सीएम बन गए थे, उनकी सीट खाली हो गई थी। वो टिकट मिलने से लेकर आज तक, टिकट मिलने से लेकर उस दिन से लेकर आज तक, उस लड़के ने कभी यूँ नहीं देखा भाई आज दिन है कि रात है जी। मैं तो उनके बिल्कुल फैमिली मेंबर जैसा हूँ जी। मैं सुबह देखता हूँ 9 बजे वो आदमी फिर से खड़ा हो जाता है, और रात के 2 बजे जी फिर वहाँ लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, कपड़े तक फड़वाए जी उन्होंने लोगों में, ऐसे घुस जाता है। तो मैं तो इस मानता हूँ जी, ये परिवारवाद वाली बात, आपको टिकट तो ज़रूर मिल सकती है जी, पर जनता में तो आपको ही जाना पड़ेगा जी, आपको प्रूव तो करना पड़ेगा अपने आप को, फिर जनता आपको नकार देगी। तो ये बात क्या नहीं कि भाई राजनीति में इनको मिलती रहती है, क्योंकि हमारा एक्सपोज़र ज़्यादा है। दीपेंद्र हुड्डा जी कितने लाखों करोड़ों आदमियों को नाम से जानते हैं, तो पब्लिक उनसे मिलती है, जुलती है, तो वो एक्सपोज़र ज़्यादा हो जाता है जी, और कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी काफ़ी पुरानी और बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी इसमें सेंध लगी हुई है। धीरे-धीरे जो है कार्यकर्ता, मंत्री ऐसे छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या ईडी का डर है, या क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी खाली होती जा रही है? तो मैम ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था। नहीं, डर लगता है क्या कांग्रेस को ईडी से, जो मैम ईडी से अगर डर रही है कि और कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही है? मैडम मैंने ये ईडी का नाम ना कुछ ही दिनों से पहले से, सालों पहले से शुरू हुआ है जी, अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम जो आपने बताया, क्योंकि सरकार ने इसको पावर दे दी थी। पीएमएलए, जो मैं वकील हूँ तो मुझे पता है इस एक्ट में इन्होंने संशोधन कर दिया। अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी, अगर किसी केस में आईपीसी की धारा के अंदर अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी, आप एक्यूज माने जाते हो, आरोपी माने जाते हो, दोषी नहीं माने जाते। सरकार ने इस पीएमएलए में जैसे ही पुलिस आपको अरेस्ट करती है, आप दोषी हो, आप अपने आप को प्रूव करो इनोसेंट, तब आपको बेल मिलती है। तो यही एक डर है जी सबके लिए। इसी वजह से सारे बिजनेसमैन को, जितने भी वो है, अब मैं अगर ईडी को आपके घर में भेज दूं और आप ईमानदार से ईमानदार हो, वो ईडी आपको छोड़ेगी नहीं जी बिल्कुल। ये पंखा कहाँ से आया, ये कार कहाँ से आई, ये एसी कहाँ से आया, कैसे पैसे दिए, तो ये तो मैं मानता हूँ जी तो क्या जबरदस्ती। बीजेपी में जाकर ये फिर ईडी का जो है शिकंजा खत्म हो मैं जाता ईडी है? अब बीजेपी निखिल मदान से ज़्यादा बीजेपी क्या ही चलो उदाहरण निखिल दूँ तो मैं मेरे आपको? भाई जैसा था जी, है भी, आज भी हमारे हम साथी हैं। उनकी भी मजबूरी है, मैं मानता हूँ। कोई खुशी से नहीं गया जी, उसको भी पता है 2 महीने बाद सरकार बन रही है जी, पर दबाव इतना ज़्यादा दे रखा था जी उनके ऊपर, क्या करें जी। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता जी। पर मैं यूँ मानता हूँ कि जो लोग बीजेपी के जो वरिष्ठ नेतागण हमारे पार्टी के नेतागणों पे आरोप लगाते थे, नवीन जिंदल जी पे कई हज़ार करोड़ का जो कुल घोटाला था, आज वो गंगा जी नहा गए सारे।
तो मेरा ये मानना है कि या ईडी की कार्रवाई के बाद पार्टी ज्वाइन करने से फिर वो सारा का सारा गंगा स्नान हो जाता है जी। उसका एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जिसमें धुल के सारे साफ हो जाते हैं जी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए काफी टफ वो जो टाइम चल रहा है, क्योंकि मैम अभी अगर सोनीपत की बात करें तो सुरेंद्र पवार भी जेल में है। मैडम इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन पब्लिक लड़ रही है जी। आप लोग जनता में जाएंगे तो जनता देखेगी। अगर ये गलत स्टेप जो ये ले रहे हैं इससे लोगों के में पवार साहब के प्रति सहानुभूति बढ़ी है, घटी नहीं है जी। अगर आप धक्का करोगे तो वो पब्लिक आपको उल्टा जवाब देगी जी। अभी इसका आईना अभी 2-3 महीने बाद जनता दिखा देगी और दिखा भी चुकी है जी। जो हमारे ब्रह्मचारी जी जो यहाँ से बन के आए हैं, ये भी सरासर एक आईना दिखाया गया है पब्लिक को कि भाई अब पब्लिक बदलाव चाहती है, बदलाव की ओर जा रही है पब्लिक। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो है खटपट की खबरें सामने आ रही है, फिर चाहे वो शैलजा जी हो, हुड्डा साहब हो, या फिर राय हल्के से ही देख लीजिए। लोगों का कहना है कि अगर इतने टाइम से आंतिल जो है टिकट पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हमेशा दहिया सामने आ जाते हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? नहीं मैम, हमारी पार्टी कभी किसी कास्ट पॉलिटिक्स पे नहीं बिलीव करती जी। जनसेवक को देखती है जी, मेरिट्स पे जाती है जी। और कोई पार्टी में कोई खटपट नहीं है जी। सारे के सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारी पूरी की पूरी पार्टी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हमारी पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है। ये तो सिर्फ कहानी, थोड़ा बहुत मसाला आप लोग बना देते हो कि भाई ये उसकी खटपट चल रही है, खटपट कुछ नहीं है जी। हाँ, मतभेद तो हर चीज में हो सकते हैं जी, मनभेद किसी का नहीं है जी। राई हल्के में भी जितनी एकजुटता हम लोगों के बीच में है जी, किसी में भी नहीं। अभी हम सारे इकट्ठे बैठ के शाम को चाय पी लेते हैं, सभी कार्यकर्ता हम एकजुट हैं जी। और जिसे भी पार्टी चुन के भेजेगी जी, पूरा जोर लगाएंगे सारे के सारे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अगर आंतिल में टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैम देखो, सुनने में तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा कि बीजेपी भी खत्म हो जाएगी, ये भी मैंने कल सुना था। पर मैम इससे सुनी सुनाई बातों पे हम क्या प्रतिक्रिया दें जिसने। पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं विश्वास से कह रहा हूँ अपने, कि जितने भी भाई हम साथी हम कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं, इस बात के लिए हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़े हैं। और जहां भी हुड्डा साहब का पसीना गिरेगा हम खून बना के तैयार है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लोग 16-17 सालों से सक्रिय है, कार्यकर्ता के रूप में काम करके अब जो है एक पहचान बनाना चाहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए? देखो मैम, मौका तो हर एक आदमी को मिलना चाहिए। इस राई हल्के का हर वोटर जो पढ़ा लिखा है, जो सक्षम है, उसको मौका जरूर मिलना चाहिए जी। पर वो पार्टी के ऊपर है जी। पार्टी के पास अपने मापदंड हैं, अपने सर्वे हैं, वो अपने हिसाब से पार्टी डिसाइड करती है। उनके बहुत सारे उनके कमिटीज बैठती हैं, उनकी इलेक्टोरल कमेटी है, इलेक्शन कमेटी है, वो डिसाइड करती हैं जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता जी इसके बारे में। लेकिन अभी जो आपके यहीं से राई हल्के से एक और है बीजेपी के कार्यकर्ता जिनके बेटे जेल में हैं, वो इसका असर इस पे नहीं पड़ेगा चुनाव बीजेपी का? के कार्यकर्ता जी। नहीं, विजेंद्र आंतिल की हम बात करें, उनका वो बेटा बीजेपी जेल के में नहीं है। है जी, वो तो कांग्रेस पार्टी के हैं जी। कांग्रेस। सॉरी जी। जी। क्या जी? तो कांग्रेस पे असर नहीं पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता है और उनके बेटे जेल में हैं और अभी वो चुनावी में नज़र आएँगे देखो तो मुझे लोग इस यही बारे में कहेंगे मेरे कि को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। 500 प्लस का घोटाला है, 500 करोड़, बहुत बड़ी रकम बैठती है। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। मैं कौन सी कहाँ मैंने आपने पहली बार आरोप लगाया जी। 1 साल से जेल में है कहाँ वो। कौन सी जेल में है जी वो? ये तो आपको भी पता है और आपके पिताजी को भी पता है। आप बताइए मुझे, कौन सी जेल में? आपने बताया मुझे आरोप लगाया है। 500 करोड़ रुपए का कौन सा घोटाला सामने आ गया? दवाइयों को लेकर ड्रग्स में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा थी और इंटरनेशनल लेवल पर ये पूरा का पूरा मामला चला था। यहाँ पर इनकी कुंडली में वो भी थी, दवाई की फैक्ट्री। नहीं मैडम, आपको गलत खबर है जी। नहीं सर, ये विजेंद्र द जी, हिंदूज़ की रिपोर्ट है, पूरे हल्के में इसकी चर्चा होने लगी है और ये सवाल लोग करने लगे कि जिनका ब्राव क्या उनके पिता को मौका मिलना चाहिए और वो भी चलो कांग्रेस मैम, इस पार्टी। बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, ना मुझे कोई उनकी जानकारी। विजेंद्र जी हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं जी, और बहुत ईमानदार और बहुत सक्षम आदमी हैं जी। आप शायद उनसे मिली नहीं है, अगर उनका आप उनका व्यवहार देख लेंगी, बहुत नरम आदमी है जी उनका। उनसे मुलाकात हुई है सर। अच्छा जी। उनसे हाँ, तो फिर मुलाकात हुई आप है। लोग उनको जानते हो, उनका तो चेहरा पे हमेशा एक स्माइल रहती है और वो वैसे ही खुश कर देते हैं आदमी को। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं। तो इसका असर तो पड़ेगा चुनाव पर, लेकिन अगर आप नहीं मैम, अब जैसे वैसे तो नाम तो आरोपी बनाना, तो मैं किसी पे भी आरोप लगा 1 सकता साल हूँ। से जेल में है सर, 1 मैम साल ये काफ़ी लंबा समय होता है। केजरीवाल जी को पकड़ रखा है, सत्येंद्र जैन जी को पकड़ रखा है, ऐसे तो जी धक्का करके किसी पे भी लगा दो जी, कितने हजार करोड़ का लगा दो जी घोटाला। हमारी पार्टी के 8-10 तो विधायकों के ऊपर इन्होंने लगा रखे हैं। अब वो तो आज से मैं आपको 10 साल पहले लेके जाता हूँ जी। वो जो बीजेपी को आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, इन्होंने कोल घोटाला, सीजीओ घटाया, ये घोटाले निकाले थे, वो सारे के सारे आरोपी बरी होके आ गए जी। बिल्कुल बाइज्जत बरी हुए, इन्हीं की रिजीम में हुए। आप बताइए फिर क्या कहती है बीजेपी उसके ये बारे में? चुनाव के टाइम पर ये सबसे ज़्यादा भाई जो चलता है। सीडब्ल्यूजी घोटाला हुआ था, जो कोल घोटाला हुआ था, जितने भी घोटाले थे वो सारे के सारे बरी आए जी। तो वो तो आरोपी तो किसी के ऊपर भी आप आरोप लगा दो जी। मैं आरोप के ऊपर नहीं करता जी, मैं खुद एक वकील हूँ। जब तक अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ,
आप किसी को, हम यहाँ मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते जी किसी को जी। यानी इंटरनेशनल केसेस में भी जो है बीजेपी अपना लगा रही है जोर, देयर इज नो क्योंकि इंटरनेशनल ये केस इंटरनेशनल केस है। दवाइयों का घोटाला है, साउथ अफ्रीका से लेके यूके में हर जगह ये दवाई घोटाले में इनका नाम आया है। नहीं 6 मैडम, ऐसा आरोपी कुछ थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। हमारे भारतीय जो इंडियन पिनल कोड है जी, इंडियन पिनल आईपीसी के तहत कोई धारा दर्ज होगी ना तो वो भारतीय मामला है। अगर वो इंटरनेशनल का है तो जी वो डब्ल्यूटीओ में होती है जी, आप समझ रहे हैं जी। वो अगर वर्ल्ड का अगर इंटरनेशनल मामला है तो इंटरनेशनल का अलग लॉ है जी वो नहीं, उसका। आप जैसे कह रहे हैं ना कि बीजेपी जो है हर किसी को ऐसे कर रही है, जब तक घोटाला या फिर कोई भी दोष प्रूफ नहीं हो जाता तब तक उसे आरोपी नहीं कह सकते। जी आरोपी लेकिन कह सकते हैं जी, दोषी नहीं कह दोषी सकते नहीं कह जी। सकते। लेकिन जो डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट आई थी और जिसमें पूरा का पूरा मामला निखर कर आया था, जिसकी वजह से 6 लोग गिरफ्तार भी तो हुए। मैम इसका स्पष्टीकरण तो वही देंगे जी जो केस लड़ रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं जी, ना क्या मैंने, पार्टी को नहीं पता मैं तो इसके बारे में? ट्रिब्यून अखबार पढ़ता हूँ जी। ट्रिब्यून अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं आएगी आज तक। आप अगर आई हो तो मुझे दिखा देना जी, मैं इस बारे में मैं क्या टिप्पणी करूंगी, वो तो उन्हीं वही बता सकता है परिवार कि सच है झूठ है जी। तो क्या लगता है इस बार का चुनावी जो ये रहेगा माहौल, जी इसमें बीजेपी से कितनी टक्कर होने की उम्मीद लग रही है? क्या आप लोग गाँव में घूमे हैं जी? जी, कौन कौन से गाँव में गई थी जी आप? तकरीबन राई हल्के के हम लोगों ने 20 प्लस गांव किए हैं। तो आपको जवाब नहीं मिला जी वहाँ? तो जवाब तो सर देखिए हम बताएंगे तो लोग यकीन नहीं करते, तो आप ही से पूछ रहे थे, आपको क्या लगता है अंदरूनी देखो जी, आपका मन क्या कह रहा है? पब्लिक आईना है जी। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं हर रोज सुबह 9 बजे निकलता हूँ और शाम का रात के 9 बजे हम घुसते हैं। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक में घुसे रहें। जो हम डेस्क पे बैठते हैं, वहाँ सुख दुख बांटते हैं, वहाँ खरड़ बिछती है, वहाँ लोग खुले बताते हैं आपस की बात। तो वो आईना होता है जी पब्लिक। असली यहाँ बैठ के ड्राइंग रूम की राजनीति करके हम यूँ कह दें बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, वो नहीं है जी। असली हकीकत तो ग्राउंड पे पता चलती है जी हमें। ग्राउंड फ्लोर पे तो कह रही है लोकसभा चुनाव में पैसों का वितरण हुआ है और कांग्रेस ने जमकर घोटाला किया है, और ये भी जनता कह रही है। कमाल है मैडम, अगर ये बात कांग्रेस के तो सारे तो आपने अकाउंट सील कर रखे हैं हमारे, सारी पार्टी के अकाउंट सील कर दिए बीजेपी ने। आप कहते हैं जी जनता का कहना है कि बूथों पर जो है कांग्रेस ने जमकर कमाल है गुंडागर्दी दिखाई है लोकसभा चुनाव में, वरना बीजेपी जीत रही। मैडम। ये तो फिर बीजेपी का कंप्लीट कोलैप्स है, फेलियर है गवर्नमेंट का। 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपसे आज तक पुलिस कंट्रोल नहीं हो रही। राई हल्के हल्के में 5 ऐसे गैंगस्टर हैं जो नेशनल लेवल पे गांव के साथ वो हो रहे हैं जी फेमस। आज के दिन कितनी अराजकता है हमारे राई हल्के में। अगर ये खुद बीजेपी कह रही है कि बूथ लेवल पे रिगिंग हुई है तो ये तो उनकी है जी। सेंटर में सरकार किसकी है, केंद्र में, स्टेट में किसकी है जी? तो आप मुझे बताइए जी, कमाल है अगर ये बात हो रही है तो। इससे पहले तो ये बीजेपी नहीं, ये जनता कह रही है। नहीं जी, मैं आप मुझे एक भी इंसिडेंट बताइए मैम। मैं देखिए, क्या आरोप लगाना बहुत आसान है, मैं बैठा बैठा कुछ भी कह दूं। एक भी राई हल्के के किसी भी बूथ पे किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने, बूथ एजेंट ने कोई एप्लीकेशन लगाई है जी रिटर्निंग अफसर को कि जी मेरे बूथ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है या पुलिस बुलाई गई हो? तो आप मुझे बताइए। मैं तो खुद एआरओ बन के बैठा था जी अब की बार। मैं खुद एआरओ था, रिटर्निंग अफसर था मैं, असिस्टेंट रिटर्निंग कर्मचारी की तरफ से। तो आप मुझे बताइए, ऐसा एक भी बात नहीं हुई। मैं एक बूथ पे गया था, वहां पे अपने एक एजेंट के साथ हमारी बातचीत हुई थी, कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कहीं भी कोई बूथ रिगिंग हुई हो। मैडम, मेरी और बीजेपी पार्टी नहीं, 8 और पार्टियों के भी एजेंट थे वहां पे। बूथ के एजेंट बैठते हैं। अगर एक भी वोट गलत पड़ जाता है तो हर एक एजेंट को अधिकार होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन लिख के दीजिए। लेट अस टॉक फैक्ट्स। हम बोलने बोलने में नहीं बात चलती। मैं वकील हूँ। अच्छा, तो क्या पैसे बांटने की खबर भी झूठी है? मैडम, अगर पैसे बांटने की कोई खबर है ना जी, तो संविधान ने अधिकार दे रखा है। मोहनलाल बड़ोली जी आज के दिन प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पिटीशन डाल सकते हैं, इलेक्शन पिटीशन। अगर एक भी रुपया कहीं वितरित हुआ है, आवंटित हुआ है, तो वो बता दीजिए उसमें क्या है। वो इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर उनका स्टे मिल जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, इस बार कांग्रेस ने ईवीएम हैक की बात क्यों नहीं की? हर बार तो जब भी हार मिलती है कहीं से भी मिलती है, छोटी सी क्यों ना हो, उसमें ईवीएम हैक का मामला आता है, इस बार क्यों नहीं? मैं नहीं मानता मैडम। मैं मानता हूँ कि मैं खुद बूथ का एजेंट था इसमें। तो जनता जनार्दन है जी, सब कुछ जनता आईना दिखाती है जी। उसमें मैं नहीं, इस बारे में विश्वास, ना मैं टिप्पणी रखता इस बारे में। अच्छा, इस बार सोनीपत से जो है 10 में से 5 सीटें कांग्रेस और 5 बीजेपी लेकर गई है। इस बार विधानसभा में 90 सीटें हैं। क्या लगता है कितने का अनुपात रहेगा? वो तो मैं देखो, मैं तो बहुत छोटा-सा कुएँ का मेंढक हूँ जी। मुझे तो इस गाँव, हमारे जो राई हल्के के 75 गाँव हैं जी, उन्हीं के बारे में ज़्यादा जानकारी है जी। मैं सिरसा में, मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता कितने बूथ हैं, ना हमें पता, तो हम इतनी बड़ी टिप्पणियाँ नहीं करते जी। हम तो राई हल्के की बताते हैं जी, 100% कांग्रेस में यहाँ से जीत के लेकिन फिर भी निकलेगी। हौसला तो बड़ा होगा। 5 सीटें पहले 10 की 10 हौसला बीजेपी बिल्कुल के बड़ा पास होगा थी, जी। अब 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी के पास है। तो इस बिल्कुल। बार तो और ज़्यादा हिम्मत होगी आपकी। जी, जी। बदलाव की बयार चल पड़ी है जी। लोग बदलाव में हैं। सड़कों पे अब जनता लड़ रही है चुनाव।
कैंडिडेट नहीं लड़ रही जी, जनता अब तैयार है जी हर बारे में, हर गली में, नुक्कड़ पे, मोहल्ले में, हर हर जनता का जवाब दे रही है इस बात का। महंगाई का मुद्दा है मैडम, आप भी इस देश के ही नागरिक हैं, आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी अपने गाड़ी में तेल भरवाते हैं, क्या आपको नहीं दिखती जी महंगाई की मार? क्या आप अपने बच्चों की जब किताबें लेने जाते हो उस पे आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, आपको दिल में दर्द नहीं आता जी? नमक पे भी टैक्स है, कफन पे भी टैक्स है, पहली बार लगा है जी। तो ये जनता बताए जी जनता को, तो ये जो 2-2 रुपए की सब्सिडियाँ जो गरीब आदमी के खाते में आती हैं, जो उसका दिल दुखता है जी। मैं पब्लिक में जाता हूँ जी, मुझे पता है कहाँ-कहाँ फ़ील होता है जी। तो ये तो पब्लिक बताएगी जी सारा का सारा। हाँ, उनको लच्छेदार भाषणों से और वो भकाया तो जा सकता है जी, पर उनको दबाया नहीं जा सकता जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये 8,500 रुपए का लालच देकर या फिर 25 लाख के पोस्टर लगवाकर आप भी तो मतलब कांग्रेस पार्टी भी तो गुमराह कर रही है जनता को? नहीं जी नहीं, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ही थी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेके आई थी, और आज भी हुड्डा साहब की स्टेटमेंट है कि जिस दिन सरकार बनेगी मैं स्वामीनाथन, हम ये 5-5 हज़ार की टॉफ़ी नहीं देना चाहते जी, हम किसान को उसका हक देना चाहते हैं जी। मैं खुद एक किसान हूँ, मैं 500 का सिलेंडर क्या लगता है आपको? क्या जी? कांग्रेस कर पाएगी 500 रुपए का सिलेंडर? जो पोस्टर लगा रखी है। मैडम कर नहीं पाएगी, आप जिस कांग्रेस का जहाँ-जहाँ शासन है जिन स्टेट्स में, आप जाके पूछिए वहाँ पे, वो कर रही है। 8,500 की भी बात की थी, लेकिन वहाँ पे 8,500 तो नहीं मिल कर रही हैं जी आप। आपने अभी शायद देखा नहीं जी, राहुल गांधी जी ने पहली बार करवाया है जी वहाँ पे, कर्नाटका में भी आया है जी। हर जहाँ-जहाँ हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, वो सारी की सारी स्कीम्स लागू की हैं। यही तो एक फ़र्क है जी। अच्छा, यूपी में जहाँ पर कांग्रेस के ऑफिस के बाहर लाइनें लगी थी महिलाओं की 8,500 रुपए के लिए, वो तो कभी राहुल गांधी ने जिक्र नहीं किया, ना उनको जवाब दिया है। मैम यूपी में हमारी सरकार नहीं है मैडम। जिस लेकिन हिसाब जीते से जहां से जीते वहां से वो कांग्रेस के कार्यालय पर जब महिलाएं गई, मैम उनको तो इससे संतुष्टि वाला जवाब देना चाहिए था। मैम ये स्टेट की पॉलिसीज़ बनती है ना जी। अब मैं सिर्फ़ एक डिस्ट्रिक्ट में मैं अपनी जेब से तो नहीं डा बाँट सकता। अगर मैं बाँट भी दूँगा यहाँ पे राई हल्के में, तो कुछ ही दिन में मैं मकान वगैरह बेच-बाच के मैं भी चला जाऊँगा जी कहीं। तो कितने दिन तक चलता है? ये तो स्टेट की पॉलिसी है ना मैम। जब वहाँ से लेकिन आपको नहीं लगता मतलब लाखों रुपए साल में पर परिवार को, महिलाओं को, और इतना महंगाई पर कंट्रोल, 500 का सिलेंडर और बाकी और भी सारी स्कीमें हैं, बजट को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कभी क्यों संकल्प पत्र पर ध्यान नहीं देती? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है मैडम, पर आपने कभी ये सवाल बीजेपी से भी पूछा है जी? किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से या किसी नेता से ये बात पूछी हो कि भाई ये 15-15 लाख खाते में आएँगे आपके, और ये जो आप लोगों के जो लोग लुभावने जो वायदे करे थे, वो अब वो कहते हैं भई ये तो चुनावी स्टंट थे हमारे। तो वो बात अब तो नहीं करी कि वहाँ वहाँ तो नहीं आती, अब हमारे से आपने नहीं, ज़रूर ये पूछा सवाल है। देखिए, ये तो हमारे सबसे रहता है जब भी हम पोस्टर देखते हैं, खासकर अभी बीजेपी के तो नहीं है, कांग्रेस की पोस्टर मैंने बहुत देखी है, जिसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, जी, 500 का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये स्कीम जो आप लोग लेकर आते हैं, जी। बजट ध्यान में रहता है कि बजट हमारे देश का कितना है? अभी कर्जे में भी है देश। बिल्कुल है जी कर्ज़े में, बिल्कुल है। और ये जो बातें आपने बताई हैं, इस पे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की कमिटीज़ बैठती हैं और मंथन करती हैं कि बजट कहाँ से एलोकेट करेंगे। जो हमने कहा है, वो पॉसिबल है जी। जो हम जीएसटी ले रहे हैं लोगों से, कल ही आपने एक सांसद का पार्लियामेंट में सुना था कि ₹10 में से ₹7 तो आप टैक्स ले रहे हो हमारे से, और आप हमारे को सोमालिया जैसी वो दे रहे हैं फैसिलिटीज़, और टैक्स ले रहे हो इंग्लैंड जितना। तो ये जब हम जनता से ₹7 का टैक्स ले रहे हो, तो कम से कम उनको फैसिलिटीज़ तो दो। उनको फ्री एजुकेशन तो दो, उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन तो दो, उनको महिलाओं को एक सशक्तिकरण तो दो। तो ये बात तो नहीं दे पा रही ना जी सरकार, बिल्कुल फेल है जी इस काम में। अच्छा, इस बार गठबंधन नहीं है विधानसभा में, लोकसभा में था, क्यों पीछे हट गई है? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, अभी गठबंधन तो टूटने की कोई अरविंद बात नहीं है। केजरीवाल भी जो है अलग आने लगे, सुनीता केजरीवाल ने नहीं, तो अलग तो मंच सभी है से कह मैम। दिया भी है कि हम नहीं, अकेले अभी चुनाव किसी ने लड़ेंगे। घोषणा नहीं करी है जी। अभी तक तो इंडिया गठबंधन इकट्ठा ही है जी। आगे विधानसभाओं में जो होगा वो अलग-अलग कर सकते हैं जी, वो आम बात आदमी पार्टी के काफ़ी सारे ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं जो इस गठबंधन से नाराज़ थे, खासकर राई हल्के में भी ऐसे उम्मीदवार हैं। नहीं। मैं उस बारे में क्या टिप्पणी करूँ मैडम, जो वो नाराज़ हैं वही बताएँगे जी क्यों नाराज़ हैं वो। तो मनाएँगे कैसे? अगर गठबंधन करना है तो? जी। अगर नहीं मन मैम, ही नहीं हम मिलेंगे हम तो हम फिर चाल मिलने से क्या फ़ायदा? हम किसी और की लाइन छोटी नहीं करना चाहते जी, हम तो अपनी लाइन लंबी करके चलते हैं। हमारे में कोई कमी हो, हमारी ईमानदारी में कोई कमी हो, हमारे विश्वास में कोई कमी हो, हमारी कर्मठता में कोई कमी हो, तो वो बताओ। मैं किसी की लाइन छोटी नहीं करता जी, ना मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी करूँगा कि ये अच्छा है कि बुरा है। मैं तो सिर्फ़ अपने बारे में आपको बता सकता हूँ, अपने पिताजी के बारे में बता सकता हूँ। जिस भी गाँव में हम वोट माँगने गए थे, हमने ये बात कही थी कि अगर एक भी गाँव का आदमी खड़ा होके यूँ कह दे कि हमने एक पैसा भी किसी का अपने हथेली पे किसी से लिया है नाजायज़, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे जी। अगर ये बात कोई और कह सके तो जी मैं उसका आमंत्रित करता हूँ जी। बुला लो मेरे विधायक जी को जो आज प्रेज़ेंट हैं। एक बार ये बात कह के अगर हर चौपाड़ में कह दें तो जी मैं भी मान जाऊँ जी। अच्छा, जयतीर्थ भैया जी अगर चुनाव लड़ते हैं, जी, उनका मुकाबला फिर से मोहनलाल बडोली जी से होता नज़र आ सकता है। जी। क्या लगता है पिछली बार हार मिली थी, इस बार कैसे कवर करेंगे? मैम पब्लिक मैंने आपको बताया ना जनता का समर्थन आ गया है।
जो लोग लोहावने इन्होंने वो दिए थे, लच्छेदार इन्होंने भाषण दिए थे, जो इन्होंने वो स्कीम्स बताई थी, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। गाँव में कहाँ कोई काम हुआ है जी? आप भी गए होंगे गाँव में जी, जो काम हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस के राज में हुआ था जी, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं जी। मैंने उनके वहीं मंच पे खड़ा होकर इनको ये कहा था भी जो जो दे रहे हैं फल तुम्हें पके पकाए हुए, वो पेड़ तुम्हें पहले से मिले हैं लगे लगाए हुए। ये सारी एजुकेशन सिटी और ये जो एजुकेशन स्ट्रक्चर बता रहे हो, ये तो पहले बन चुका था। आपने क्या किया अब तक? आप वहाँ 200 मील पे गए थे, वहाँ डाइट के नाम से एक बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ जेबीटी की लड़कियां पढ़ती थी, वो बंद कर दिया जी। स्कूल बंद हो गए जी हमारे कितने सौ। तो फिर कैसे काम चलेगा जी? एजुकेशन कहाँ मिल रही है हमारे में? बीजेपी तो घोषणा करती है हमने इतने एम्स बना दिया, आईआईटी बना दी, फलाना ढिकाना कर दिया, और आप कह रहे कुछ किया नहीं है। बनाई है जी। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जो मनोहर लाल खट्टर जी अटेरना गांव में गए थे, उन्होंने कहा था बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से, और वो मैं मानता हूँ बहुत कमाल का वो है वहाँ पे विश्वविद्यालय, और हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, और वो कागजों में है जी। वहाँ मौके पे कुछ भी नहीं हुआ जी, एक ईंट तक नहीं लगी है, और वो वहाँ तालियां पीट रहे हैं जी, यूनिवर्सिटियां बना दी थी हमने। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है जी राई हल्के में? बताइए मुझे। सिर्फ राई स्पोर्ट्स स्कूल के ऊपर एक बोर्ड लगाने जैसे कि वो राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई, एक भी तो वहाँ कमरा नया नहीं बनाया गया जी। कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जी उसमें, कमाल है। आप स्कूल्स की हालत देखिए, आप जाके गाँव में, वहाँ पेंट तक नहीं हुआ हुआ जी। वहाँ आज भी बच्चे नीचे टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और हम कहते हैं विश्व गुरु बन गए जी। कमाल है जी। आपकी एजुकेशन तो जीरो पहले होगी। हमने हरियाणा को 12 हाईवे लाइन से जोड़ दिया है, हमने ऐसी सड़कों का निर्माण किया है कि फराटेदार गाड़ियां उड़ती है। मैम वो तो ये आप रोज अखबार में टीवी के माध्यम से देखते हैं, गाड़ी भी घुस जाती है जिन इन रोडों में, उनको कह रहे हैं ये फराटेदार। हर रोज पुल टूट रहे हैं, हर रोज बिहार में कितने एक ही हफ्ते में 7 पुल टूट गए और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो कमाल है। और आप कह रहे हैं कि जब हमने, आप इस केएमपी से मेरठ जाके दिखा दीजिए, आपको वहाँ 5-5 फुट के तो गड्ढे दिख रहे हैं जी। जहाँ तो कैसे काम चल रहेगा जी? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि हुड्डा जब भी मंच पर जाते हैं, जाटों को आगे रखते हैं, बाकी समुदाय को पीछे छोड़ देते हैं। नहीं इधर मैडम, नायाब सैनी कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। क्या ये सच है? मैडम बिल्कुल सरासर गलत है। ये बात जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जानता है, उसको ये पता है कि वो आदमी कभी भी एक बिरादरी की राजनीति करता ही नहीं थी। उन्होंने शुरू से ये कह रखा है भाई, एक बिरादरी से तो आप मेंबर पंचायत भी नहीं बन सकते। हुड्डा साहब ने शुरू से ये बात कही है कि भाई सबको साथ लेके चलते हैं जी, हमेशा से। एक एक वर्ग की राजनीति तो कभी करी नहीं, ना उन्होंने करी ना जी हमने करी, और अगर कोई करता है तो वो फेल होएगा जी, औंधे मुंह पड़ता है जी वो। क्योंकि एक बिरादरी पे अगर कोई आदमी राजनीति करता है तो जी ये समाज है जी सारा, इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल द कास्ट। तो हमारा का तो एक सारी कट्ठी मुट्ठी बनती है जब ताकत बनती है जी। हजारों कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं जो हमारे समर्थक हैं, जो अदर कास्ट के हैं जी, हम उनको कैसे झुटला दें जी? जाटो जाटो से कैसे काम चल जाएगा जी? मेरे को आप अजीब सी बात लगती है। आप लोगों को ये बात फीड कौन कर रहा है जी ये बात? ये सिर्फ मुझे तो मैम आप बुरा मत मानिएगा, जितने भी आपने मुझसे, और ये प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये लाइन जरूर आए इंटरव्यू में, जितने भी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे ना जी, वो बीजेपी की लाइन के क्वेश्चंस पूछे, आपने जनता का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ये सारे जनता के क्वेश्चन है। हम जनता के मैम बीच जो आपने तकरीबन मुझसे 30 बताया गाँव हमने कि किए जाटों की हैं। राजनीति, हुड्डा साहब के कैबिनेट में जनता कितने एमएलए हैं जनता जो ये नॉन जाट कहती हैं है जी? जनता ये कहती है कि हमेशा हुड्डा साहब कहती है कि हमें जाटों की वोट की जरूरत है, बाकी की जरूरत नहीं है। मैडम मेरे सोनीपत ये में, जनता के मन में कहाँ से आता है फिर? कुछ तो मैम वजह होगी। हमारे सोनीपत में जितने भी विधायक हैं उसमें से नॉन जाट विधायक भी बनते हैं, ब्राह्मण भी हैं, सैनी भी बनते हैं, पवार साहब भी बने हुए हैं। कितने हमारे मैं गिनवाऊं जो हमारे सारे नेतागण जो हैं। इस बार ऐसा हो कांग्रेस सकता है का कि उम्मीदवार कौन होगा अगर जाटों को छोड़ दे तो? राई हल्के में जाट उम्मीदवार को छोड़ तो दे मैंने तो मैंने कौन आपको है? बताऊं ना मैम, वो मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा। हमारा पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस लिए तैयार है। अगर पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो, सैनी समाज से, कोई भी समाज से हो, जिससे भी टिकट मिलेगी वो अव्वल नंबर पे आएगा जी, हर हालत में। लेकिन है नहीं ना, जनता इसीलिए तो सवाल उठा रही है मैडम कि आप, जाट जो है उम्मीदवार की लिस्ट में इतने सारे हैं, फ्री में भी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पंडितों को, आप ब्राह्मणों को 31 लेकर तारीख आती है। हमारी लास्ट डेट है अभी फार्म भरने की। आप देख लीजिएगा कि कितने नेतागण सामने आए हैं, कितनों ने फार्म भरे हैं, उसमें से नहीं, सिर्फ राई हल्के की बात राई हल्के की बता रहा हूं मैं आपको। 30 से ज्यादा आवेदन पत्र आपको राई हल्के से दिखेंगे, जो नेतागण टिकट के इच्छुक हैं। उनको फिर पार्टी स्क्रूटनी करेगी, टिकट किसको देगी? वो उनका फैसला है ना जी। टिकट का इलेक्शन कमेटी बैठेगी पूरी, एक एक फॉर्म को स्क्रूटनी करेगी, उसका देखा जाएगा, उसका रिकॉर्ड, उसकी मेहनत देखी जाएगी। हाईलाइट में तो सिर्फ 5-6 नाम ही है। नहीं, हाईलाइट कर लिए कुछ नहीं है जी, ऐसा कोई हाईलाइट नहीं है जी। मैं अपना भी नहीं कहता हाईलाइट, ना और किसी का कहता हूँ, वो वहम है किसी का। नहीं, हाईलाइट में जयतीराथ दहिया जी है, और शायद आप उनकी वो लाठी इसीलिए है बनकर साथ क्योंकि चलेंगे क्योंकि एक एज हो गई है, माने ना माने, ठीक है, ये तो आप भी मानते होंगे कि एक एज हो गई है, अब आपको उनका सहारा बनना पड़ेगा अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो। मैडम मैं पिछले 15 साल से
कांग्रेस पार्टी के राय हल्के में मैं इलेक्शन इंचार्ज बनता हूँ जी। मैं ही इलेक्शन का सारा देखता हूँ, अब भी देखूंगा, आगे भी देखूंगा। हुड्डा साहब का भी जो इलेक्शन हुआ था एमपी का, मलिक साहब का भी जो एमपी का इलेक्शन हुआ था, और ब्रह्मचारी जी का भी मैं ही इलेक्शन इंचार्ज बन के गया था जी। उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटते जी। हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं जी। उसमें एक एक कार्यकर्ता जिन जिनका आप नाम ले रहे हो, एक एक गाँव में जाके वोट मांग के आया जी। तो हम सब एकजुट हैं। कोई यूँ नहीं था कि जी ये गया तो मैं नहीं जाऊंगा। हम सब एक मुट्ठी बन के काम करते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम सब एक साथ हैं और हमारे भाई हैं वो। आपको मैं ये वो कहते हैं ना जी, ये तो नाई के बाण है जजमान, आपके आगे आ जाएंगे। 3 महीने बाद मैं आपको दिखाऊंगा, कंधे से कंधा मिला के हम सारे इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे जी इकट्ठा। ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी, अपने बेस पे। मैं उनका मन नहीं जानता, पर मेरे को अपना मन पता है कि वो मेरे साथ हैं सारे, और मैं उनके साथ हूँ। मैंने ये बात अपने अहद भी करी थी उनके आगे, मैं भाई जिसे भी पार्टी टिकट देगी हम इकट्ठे होकर मदद करेंगे जी एक दूसरे की। बस हरा कौन देगा जी फिर तो राई जी। हल्के से हमारे साथ है जय तीर्थ दहिया जी के लड़के, जो इस बार जो है कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं राजनीति में। इसके साथ ही हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, विधानसभा चुनाव की हर एक अपडेट आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप अगर नेताओं से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सवाल भेजें, हम आपके सवाल नेताओं तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही उम्मीद करेंगे कि वो सही सही जवाब जनता को दे। धन्यवाद।